छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में साइबर अपराध के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मामले आपने देखे और इधर अब छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन ठगी के साथ साथ ब्लैकमेलिंग कर रुपए ऐंठने के दूसरे तरीके भी शामिल हैं। ठगों ने इतने तरीके निकाल कर रखे हैं कि कोई ना कोई इसके शिकार में फंस ही जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो सेक्सटॉर्शन के सामने आए हैं। केवीसी के नाम पर भी लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए पुलिस ने 7 राज्यों के 2 दर्जन से ज्यादा जगहों की सूची बनाई है। झारखंड से शुरू हुए ऑनलाइन ठगों के तरीके के बाद अब दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी ठगों के गिरोह सक्रिय है। ये फोन से या फिर ऑनलाइन तरीके से लोगों का अपना शिकार बनाते हैं। इसी के चलते प्रदेश में 5 अलग अलग रेंज में साइबर थाने भी खोले गए हैं। रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जिस प्रकार के मामले आ रहे हैं, रेंज साइबर थाने में मामले पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। विगत दिनों में हमने लगभग अलग अलग 13 अपराध पंजीबद्ध किए जिनकी विवेचना यहाँ की जा रही है, जिसमें विशेष तौर पर यह देखने में आ रहा है कि दिल्ली, एनसीआर के क्षेत्रों में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार के आरोपी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अलग अलग टीमें भी वहाँ पर रवाना की गई है और पिछले सप्ताह लगभग 2 अलग अलग प्रकरणों में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें यह देखने में आया है कि अलग अलग फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल करके जिसके केवाईसी कहीं और के हैं और उसको ऑपरेट कोई और कर रहा है, साथ ही इस प्रकार के अलग अलग बैंक अकाउंट से इस प्रकार के ऑनलाइन ठगी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट योगेश पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ हम चर्चा करेंगे। सभी सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ योगेश जी आपका पीएसटीवी में। योगेश जी, जिस तरीके से आपने अलग अलग शहरों के ये जो मामले देखे, बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि को निशाना बनाया गया। ना सिर्फ जनप्रतिनिधि बल्कि अधिकारियों को भी निशाना बनाया जाता है। आम लोग तो झांसे में फंसते ही हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो बड़े पद पर लोग हैं वो भी आसानी से साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। कैसे निपटा जाए और क्या कुछ वजह है कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, साथ ही साथ क्या उसका अवेयरनेस बढ़ रहा है? ये सवाल ऐसा है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। एक अच्छा मोबाइल, एक हाई स्पीड इंटरनेट सिर्फ हमारे काम को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बट हमारे पूरी दिनचर्या का एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है जो कि हमारा एक अभिन्न अंग है। हमारा अभिन्न अंग है ये टेक्नोलॉजी का, और इंटरनेट और मोबाइल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जितना हमें ये एक यूजेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हमारी फ्रेंडलीनेस बढ़ा रहे हैं, हमारे काम को हमारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से, साथ ही साथ उसके जो डैमेजेस हैं, ये सब सारे केसेस जो आपने बताए उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख उदाहरण है। और जब तक आप अवेयर नहीं रहेंगे, जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे कि आपको क्या करना है बेसिकली अपने डिवाइसेस और इन सारी टेक्नोलॉजी का अच्छा यूजेज कैसा करना है, तब तक आपके साथ ये कंसर्न्स आएंगे। बिल्कुल योगेश जी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया है कि टेक्नोलॉजी का यूज हमें कैसे करना है, अवेयर रहना है, लेकिन कई बार जिस तरीके से अगर हम मोबाइल्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो आजकल हर कंपनी है वो सेफ्टी फीचर्स की बात करती है, चाहे आईफोन हो या दूसरे फ़ोन हो, लेकिन उसके बाद भी जो संख्या है वो कम नहीं हो रही। हैकर्स नए नए तरीके ईजाद करते हैं और कोई ना कोई तरीका ऐसा आ ही जाता है सामने जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौती होती है और साइबर एक्सपर्ट के लिए भी एक चुनौती होती है। जी, महंगे से महंगा फ़ोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे आईफोन हो, कोई भी कंपनी कभी ये क्लेम नहीं करेगी कि ये फ़ोन खरीद लीजिए और आपके साथ ठगी नहीं होगी। कोई भी बैंक ये क्लेम नहीं करेगा कि हमारा एक हाई प्रीमियम बैंक अकाउंट खोलने से आपके साथ ठगी नहीं होगी। जैसे कि एडीजे योगेश सर ने कहा, सेम बात रही। आप अपने पासवर्ड बदल नहीं रहे हो, आपको ओटीपी किस लिए मांग किया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको पता नहीं है, स्क्रीन शेयर आप कर रहे हो, ऐसा सॉफ्टवेयर आप किसी अनजान कॉलर के कहने से इंस्टॉल कर रहे हो जो कि आपके पूरे मोबाइल की पहुंच, जिसको रिमोट एक्सेस बोलते हैं, वो एक संदिग्ध व्यक्ति, रिमोट व्यक्ति तक पहुंचा रहा है। ये सारे चीज़ें आप कर रहे हो और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा डिवाइस सुरक्षित रहे, तो नहीं रह पाएगा। ये सारी चीज़ों को अगर आप विपरीत तरह से सोचें, आपको कभी भी कोई मैलिशियस एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, उसको इंस्टॉल नहीं करना है। अनजान व्यक्ति आपको कांटेक्ट करता है, आपको अपनी स्क्रीन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओटीपी, अलग अलग तरह के ओटीपी होते हैं, बैंक से संबंधित ओटीपी हो सकता है एक ओटीपी आपको सिर्फ इसलिए भेजा जाए कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को क्लोन कर लिया जाए।
आपके दस्तावेज, आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड। यंगस्टर्स क्या करते हैं, छोटा माइक्रो लोन लेने के बहाने अपना आधार पैन कार्ड शेयर कर देते हैं फेक लोन ऐप्स के माध्यम से। उससे अलग लेवल पर उनको डैमेज हो जाएगा, उनकी पहचान की चोरी तो होगी, साथ में उनके साथ रुपए पैसे की ठगी भी हो जाएगी, उनके नाम पे फर्जी लोन इशू हो जाएंगे। जॉब के लिए आपने जैसा बताया, तो भाई जॉब के लिए बहुत सारे अच्छे पोर्टल्स बने हुए हैं। मैं अभी उस बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा उन पोर्टल्स के बारे में, पर बहुत अच्छे पोर्टल्स हैं जहां पर आप जाके अच्छे रिक्रूटमेंट के लिए, अच्छे जॉब्स के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज अवेलेबल हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे अगर जॉब ढूंढने निकलेंगे या इंस्टाग्राम पे आप शॉपिंग करने निकलेंगे तो ये आपके साथ बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जागरूकता रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बचाव से ही हम इससे बच सकते हैं। जिस तरीके से योगेश जी हमने अलग अलग जगहों की जो मामले थे वो भी देखे, आपने तमाम हमें जानकारी भी दी, इससे निपटा कैसे जाए इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि हैकर्स किसी को निशाना किस तरीके से बनाते हैं। जैसे किसी को जैसे जॉब की भी ज़रूरत है, हमने हाल ही में एक जबलपुर का भी अभी केस देखा, एक जो युवती थी उसके साथ फ्रॉड किया गया, या किसी विधायक के साथ जो मंत्री पद का उसे लालच दिया गया। पहले से इनके नज़र में रहता है या पहले से ही वो जो नज़र है उस व्यक्ति पर बनाए रखे रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है उसके ऊपर फिर अटैक कर देते हैं। बिल्कुल, अब आप बिल्कुल अपने कोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गए हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। पहली बात तो ये लोग टारगेट कैसे करते हैं। इन लोग के बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बहुत सारे बड़े अखबारों ने भी इसको कवर करा। हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ये सिर्फ एक नाम नहीं रह गए हैं इनके पास। वो वहां बैठे बैठे भी क्रिमिनल भारत भर में, अब्रॉड में, हर जगह किसी को 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए में ये कोचिंग करा रहे हैं, प्रॉपर उनको ट्रेन कर रहे हैं। और अब अपराधी नॉर्मल साइबर अपराधी नहीं रह गया है, वो जानता है कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन क्या है, उसका वो पेड वर्जन लेता है। संदिग्ध नंबरों को सीधे फोन नहीं लगाते, पहले तैयारी करते हैं, ट्रू कॉलर पे जाते हैं, सर्च करते हैं, आपका ईमेल मिल जाएगा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाएगा, वो प्लान करेंगे अपने अटैक को। देखेंगे कि ये बच्ची जबलपुर में है, ये व्यक्ति ग्वालियर में है, ये व्यक्ति राजस्थान में है, बिहार में है, पढ़ाई कर रहा है या अधिकारी है, किस तरह की फोटो डाल रहा है, उसकी लाइफस्टाइल, उसके चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद अपना अटैक प्लान करेंगे। दूसरे पक्ष में आपने जब कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जनप्रतिनिधि और ऐसे लोगों को, इनको टारगेट करना कंपैरेटिवली और ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मेरे पक्ष से देखें, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपको बताऊं, सारे सरकारी लोगों का नंबर किसी ना किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो पहली बात तो आपका जो एक पर्सनल नंबर है या ऑफिशियल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं रहा। जो भी आपके नंबर हैं वो उनको हासिल करना, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ ये पहले भी होता आया है, ये कष्ट हमेशा उनके साथ जुड़ा है। जब आपको कॉल आता है, आप कॉल नहीं उठाओगे तो आप ये कहोगे कि गवर्नमेंट अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएगा, वीडियो कॉल उठाएगा तो उसके साथ इस तरह की ठगी होने के चांसेस हैं। और सुरक्षा के मापदंड अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक व्यक्ति को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या टीचर हो, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल योगेश जी, इसी के साथ ये भी यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो युवा हैं उन्हें ज़्यादा झांसे में दिया जाता है, खासतौर पर जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी का झांसा दिया जाता है और उन्हें उसमें फंसा लिया जाता है। इसी के साथ ही आजकल हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके तो हमने देखी, इसी के साथ एक और नया मामला जो इस समय चल रहा है वो है सेक्सटॉर्शन का। फेक वीडियो कॉल्स आते हैं और उसके बाद जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, पैसों का दबाव बनाया जाता है। इस तरीके के जो वीडियो कॉल्स आते हैं इनकी क्या कुछ प्रोसेसिंग रहती है और इन्हें कैसे आसानी से पकड़ा जा सकता है? जी, आपने सेक्सटॉर्शन विषय के बारे में जैसे पूछा, तो पहली बात तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप अननोन नंबरों से वीडियो कॉल उठाना बंद कर दें। जी, पहली चीज, ये आपका एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा आपका एक हेडेक आप खत्म कर लेंगे। फिर भी मान लीजिए भूलवश ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं जहां पे, मैं एज की बात नहीं करूंगा, कोई वरिष्ठ व्यक्ति है या छोटा, इसकी बात नहीं करूंगा, किसी के साथ भी ये हो सकता है। बट अगर आपको अब ये डर है कि आपका चेहरा किसी ऐसे गलत वीडियो में आ गया है और सामने वाले व्यक्ति ने आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली है, अब वो आपको संपर्क में लाते हैं एक फर्जी यूट्यूबर से, एक फर्जी पुलिस अधिकारी से, वो आपसे केस को रफा दफा करने के लिए पैसे की मांग करते हैं। तो आप ये सब चीज़ों में कितना ही पैसा देते रहिए, मैंने बहुत क्लोजली इन केसेस को देखा है, आप पैसे दे दे थक जाएंगे, ये व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करने से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, बेहतर यह है कि आप जिस भी जगह मौजूद हैं भारत भर में, आप संबंधित पुलिस थाने में पहुंचे, संबंधित एक्सपर्ट से मदद लें, पुलिस की मदद जरूर लें, बहुत जल्दी उस अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है।
बिल्कुल योगेश जी, और अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो बेसिक फीचर्स कौन से होते हैं सेफ्टी के जो सभी को इसमें ध्यान में रखना चाहिए और सभी को अप्लाई करना चाहिए? जी, अब अगर मैं आपको कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि चाइनीज़ फ़ोन्स का आप इस्तेमाल ना करें तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, बट ठीक है। चाइनीज़ फ़ोन्स के साथ एक बड़ी खामी ये है कि उनके अंदर बेसिक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी मेजर्स उन्होंने इनेबल नहीं करे हुए हैं। कोई भी फ़ोन जो 10-12-15 हज़ार से नीचे का आ रहा है उसमें बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी बार नहीं देखे जाते। कंपनीज बोलती हैं कि हाँ हम लोग ने बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल करके दिया है, बट वो लोग नहीं करके देते। उनका काम है प्रोडक्ट सेल करना। जी, तो आपके ऊपर ये दायित्व आता है कि आप सिक्योरिटी अपने हाथ में ले। जैसे कि आपने कहा बेसिक फीचर्स किसका ध्यान रखें, तो पहला आपके फोन के क्या क्या परमिशंस आपने अलाउ करे हुए हैं, किस किस ऐप को आप क्या परमिशन दे रहे हो, आपके फोन की लोकेशन क्या आपने इनेबल करी हुई है, कौन व्यक्ति आपके फोन की लोकेशन देख सकता है। आपके फोन में अगर एसएमएस के फोल्डर को आप देखें, एसएमएस, मैं व्हाट्सएप नहीं बोल रहा हूं, एसएमएस के फोल्डर को आप अगर ध्यान से फोन करके आज देखिएगा, समय निकाल के अपने फोन्स को, एंड्रॉइड फोन हो चाहे फोन, उसको देखिएगा, हो सकता है आपके एसएमएस फॉरवर्ड हो रहे हों, एसएमएस जिससे ओटीपी भी चला जाएगा आपका बैंक का। एसएमएस का फोल्डर खोलिए, उसमें सेटिंग्स में खोलिए, मैसेज सेटिंग्स में, उसमें देखिए आपको क्या ऑप्शन दिखाता है। पहले तो ऑप्शन दिखाता है एक आरसीएस, रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये एक नई सुविधा है टेलीकॉम द्वारा, सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, जिसमें आपके जो एसएमएस हैं वो भी इनक्रिप्ट हो जाएंगे। जैसे आपके व्हाट्सएप चैट इनक्रिप्ट होते हैं, पहली बात एसएमएस इनक्रिप्ट हो जाएंगे। दूसरा डिवाइस पेयरिंग, जैसे आप व्हाट्सएप को वेब पर खोल लेते हैं ना, इसी तरह से आपका जो एसएमएस इनबॉक्स है ये किसी व्यक्ति ने कहीं वेब पर तो नहीं खोल लिया है। ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन को जरूर चेक करिएगा। एसएमएस इनबॉक्स को खोलिए और चेक करिए क्या आपके एसएमएस के जो आपके मोबाइल के एसएमएस हैं वो कहीं डिवाइस पेयर्ड तो नहीं है। उसमें ऑप्शन आता है डिवाइस पेयरिंग, और वो कहीं वेब पर कोई आपके सारे ओटीपीज तो नहीं पड़ रहा। इन दोनों चीजों को जरूर चेक करें। बिल्कुल योगेश जी, और कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप भी कई बार हैक हो जाता है। क्या इसी तरीके से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप जो है वो कहीं और से भी संचालित किया जा रहा है? जी, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या दूसरे कोई भी अकाउंट हैं, इसमें भी डिवाइस पेयरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसको आप स्कैन करके वेब पर ओपन कर लेते हैं। तो खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, लड़कियां हैं, मदर्स हैं, होम मेकर्स हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, देखें कि आपका व्हाट्सएप कहीं ओपन तो नहीं हो गया है, कहीं वेब पे किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पर तो नहीं चल रहा। इसको आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप सेटिंग्स, डिवाइस पेयरिंग के ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल योगेश जी, और जिस तरीके के मौजूदा हालात चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसी के साथ साथ साइबर क्राइम में जो बढ़ोतरी है वो भी देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से इस दिशा में क्या काम होने चाहिए? क्या सरकार की तरफ से जो जागरूकता अभियान है वो चलाए जाने चाहिए? क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि क्राइम इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि जागरूकता की जो कमी है वो लोगों में काफ़ी कम स्तर पर दिखाई देती है। जी, देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से पानी की तरह मटेरियल शेयर हो रहा है। cybercrime.gov.in वो वेबसाइट है जहां पर आप आके रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं दोहरा देता हूं, cybercrime.gov.in। बड़ी आसानी से घर में बैठकर आप वहां से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इस वेबसाइट में 3 सेक्शंस बने हुए हैं। पहला, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध, दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड, तीसरा अन्य साइबर अपराध। महिलाओं और बच्चों से के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराध में भी 2 कैटेगरी बनाई हुई है। एक पीआईएल लगाई गई थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद अनोनिमस रिपोर्टिंग चालू कर दी गई थी इस वेबसाइट पे। अनोनिमस रिपोर्टिंग मतलब किसी भी बहन, किसी भी बच्ची, किसी भी माता को, किसी भी लड़की को अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कोई साइबर क्राइम इंसिडेंट रिपोर्ट करना है तो आप भी एज सिटीजन, नागरिक होने के नाते भी आपके पास व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या गलत मैसेज सर्कुलेट हो रहा होता है, ऐसे वीडियो सर्कुलेट होते हैं, ऐसे फोटो सर्कुलेट होते हैं, आप खुद भी उसको रिपोर्ट कर सकते हो बिना अपनी पहचान बताए। नाम नहीं बताना, ईमेल नहीं बताना, नंबर नहीं बताना, सीधे इस वेबसाइट पे आइए, अनोनिमस रिपोर्टिंग कर दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से। और जहां पे भी ये कंटेंट चल रहा होगा, स्नैपचैट में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, उस कंटेंट को ढूंढकर ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो भी आप इसको वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1930। काफी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कभी बिजी आ रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको आप उस नंबर से कांटेक्ट करें जो आपका बैंक में जुड़ा है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और कभी अगर आपका 1930 नहीं लग पाता साथियों, तो आप भारत शासन का जो नेशनल इमरजेंसी नंबर है वो है 112।
उस पर कांटेक्ट करें और उनसे निवेदन करें कि आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन में कनेक्ट कर दें, तो आप वहां कनेक्ट हो जाएंगे। योगेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। तमाम दर्शक जो हमारे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर हमारे हाथ में फ़ोन है या किसी बड़े के हाथ में फ़ोन है, तब अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है, जैसे जिस तरीके से आपने अभी जानकारी भी दी है कि जैसे OTP शेयर करना, इस तरीके से आजकल हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन रहता है। खासतौर पर हम बच्चों को देखते हैं तो उनकी पढ़ाई फ़ोन से होती है। बच्चे भी कई बार इसका शिकार हो जाते हैं, उनके फ़ोन से कुछ इस तरीके की चीज़ें एक्टिव हो जाती है कि फिर फ़ोन के ज़रिए जो साइबर क्राइम है वो हो जाता है। ऐसे काफ़ी प्रकरण देखे गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चों के द्वारा 20 लाख 40 लाख के ठगी के शिकार हुए। अब वो बच्चों का अकाउंट तो नहीं होता, माता पिता के अकाउंट होते हैं। ऐसे एक प्रकरण देखा गया था जिसमें जो मदर हैं बच्चे की, वो डॉक्टर हैं, फादर अलग जॉब में है। बच्चा क्या खेल रहा है वो आप नहीं देख पा रहे, और बच्चा उस गेमिंग के माध्यम से किन लोगों से बात कर रहा है वो आपको नहीं पता। तो पहला विषय हो गया इंटरनेट एडिक्शन का, और दूसरा विषय हो गया भाई साइबर फ्रॉड और क्या नहीं हो सकता। एक प्रकरण आया था जहां पे मध्य प्रदेश का प्रकरण है, जहां पर मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, जहां पे बच्चा ऑनलाइन PUBG खेलते खेलते, जिसका नाम अब BGMI है, वो खेलते खेलते उसको किसी लड़की के वो संपर्क में आ जाता है और यहां से महाराष्ट्र निकल जाता है ट्रेन पकड़ के। तो पेरेंट्स को ये मॉनिटरिंग करना बिल्कुल लीगलाइज्ड है। पेरेंट्स बिल्कुल मॉनिटर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे से दोस्ती करें, बच्चे से बातचीत करें, उसे सही गलत बताएं। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं BS के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप इसको ये समझें कि जो बच्चों को आप गुड टच बैड टच बताते हो, डिजिटल दुनिया में भी गुड टच बैड टच बताने का वक्त आ गया। यानी कि योगेश जी, हम ये कह सकते हैं कि स्कूल के लेवल पर या ट्यूशन या कोचिंग के लेवल पर भी काउंसलिंग होनी चाहिए, एक सेशन ऐसा होना चाहिए बच्चों के लिए खासतौर पर। बिल्कुल योगेश जी, और मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि 5 ऐसे सबसे बड़े जो तरीके हैं, टॉप 5 तरीके ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनसे इनसे निपटा जा सके? सुरक्षा के ऐसे 5 बड़े मापदंड जिनसे हम ऐसे बच सके, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आपकी जो ईमेल है, जिसको लोग बड़ा सहज रूप से समझते हैं कि अरे हमारी ईमेल का पासवर्ड साहब बहुत सरल है, नवरात्रि में बनाई थी तो जय माता दी रखा है पासवर्ड, 1 2 3 4 5 रखा है पासवर्ड, माता पिता का नाम रखा है, धर्मपत्नी का रखा है, बच्चों का रखा है। साहब ऐसे पासवर्ड ना रखें। पासवर्ड बहुत टफ रखें, अपर केस लोअर केस कैरेक्टर रखें, स्पेशल सिंबल रखें। जिन लोग को मेरी बात समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पासवर्ड रखने का तरीका आप किसी भी टेक्निकल व्यक्ति से अपने आसपास हो उनसे पूछें। मजबूत पासवर्ड रखें जी। दूसरा, आपकी जो ईमेल है वो आपके डिजिटल कंटेंट की बैकबोन है। साइबर अपराधी अगर आपके मोबाइल को टारगेट नहीं कर पा रहा तो वो सबसे पहले आपकी ईमेल को टारगेट करेगा। ईमेल से आपके बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, आपके सोशल मीडिया, आपका फोन, आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, ये तमाम चीजें आपकी ईमेल से कनेक्टेड होती हैं। दूसरी बात मैंने आपको बता दी। तीसरा, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलें। हो सकता है जब से आपने अपना ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हो तब से आपने अपना पासवर्ड कभी बदला ही नहीं हो, 3-4 साल हो गए होंगे उस बात को, तो वक्त आ गया है कि आप उसका पासवर्ड बदलें। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप चालू कर लें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी से लेकर आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब में अवेलेबल है। कम से कम ईमेल में तो उसको चालू कर ही लें। 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कोई स्क्रीन आप शेयर ना करें, कोई ऐसी एप्लीकेशन ना डालें जो आपको संदिग्ध अननोन व्यक्ति बता रहा है, कोई ऐसे हार्मफुल लिंक पे क्लिक ना करें, और अपनी जो यूपीआई ऐप है उसको एक अलग मोबाइल में चलाएं, जहां तक अगर हो सके तो, जो आपका वर्किंग मोबाइल ना हो। ये कुछ 5 बिंदु मैंने आपको बताया। बिल्कुल योगेश जी, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। जो सभी देख रहे हैं, अगर वो इसको अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है कि वो साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं या इसे किसी हद तक जो है वो रोका जा सकता है। बहुत धन्यवाद योगेश जी हमारे साथ जुड़ने की, तमाम बातचीत करने के लिए।